हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी एंजॉय में आपका स्वागत है। ये क्लास 9th की चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और इस चैनल पे जो है 9th से लेके 12 तक के बच्चों को साइंस पढ़ाया जाता है। और ये आप लोग जो है मतलब एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ने बैठे तो एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठे, पेन और कॉपी भी लेके बैठे और जितना मैंने पहले पढ़ा चुका है उसको ज़रूर रिवाइज कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 3 है, लेकिन लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, उसका रिवीजन करते हैं। ओके। और आप लोग इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हों उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और दोस्तों चलिए तो बात करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने अब तक के लेक्चर में क्या पढ़ा। यहाँ देखिए, कल मैंने जो है बताया था सेल के ये सबसे पहले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन थे, उसको हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे देखिए ये ब्लड सेल दिखाई गई है, ठीक। ब्लड सेल कैसे होता है और चिकनी पेशी कोशिकाएं, इस प्रकार की इनके आकार के बारे में ये बताया गया था इस डायग्राम में। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मतलब आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा तंत्र का कोशिका, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है पिक आया नहीं है। और ये देखिए अंडाणु कोशिका होती है जो फीमेल में होती है और ये मेल में होती है। और ये अस्थि कोशिका है, मतलब जो हमारे हड्डियों में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद फिर देखिए ये वसा कोशिका है जिसमें वसा, ये पूरा वसा है, भरा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये जो मतलब ये बीच में सेंटर में ये स्ट्रक्चर है, ये इसका केंद्रक है। मैंने बताया था कि केंद्रक क्या होता है। फिर यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और यहाँ पे देखिए हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है, ये भी क्वेश्चन वहाँ एनसीईआरटी में है, तो मैंने उसको भी डिस्कस किया था, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और कोशिकाओं में क्या समानता होती है, जैसे उसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव्य होता है। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि ये सब चीज़ें आगे पढ़ा जाएगा, तो आगे आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया, इन्हीं गुणों के कारण ये संभव है। मतलब ये सब चीज़ें हैं तभी ऐसा एक कोशिका कर पाता, वरना नहीं कर पाता। और यहाँ पे देखिए कोशिका के प्रकार के बारे में हम लोग जाने थे कि कितने प्रकार के कोशिका होते हैं, प्रोकैरियोटिक वाले जीव और यूकैरियोटिक वाले जीव। और यूकैरियोटिक वाले जीव को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक पादप कोशिका जो पेड़ पौधों में पाई जाती है यूकैरियोटिक, उसके बारे में बात किया था। और जहाँ जंतु कोशिका में जो यूकैरियोटिक पाई जाती है उसके बारे में बात किया था, ठीक। अब उसके बाद हम लोगों ने अंतर देखा था प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बताया था कि इसका आकार जो है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल का मतलब आकार जो है उससे बड़ा होता है, ये 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, ओके। और इसमें देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो है केंद्रका अनुपस्थित होती है, जैसा कि आपको बताया था। और यहाँ सेकंड पॉइंट पे मैंने बताया था कि इसमें जो है केंद्रिका उपस्थित होती है, ठीक। अब उसके बाद जो है इसमें एक क्रोमोसोम होते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा, एक क्रोमोसोम होते हैं। और थर्ड पॉइंट में इसमें 1 से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। और फिर मैंने बताया था कि झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक। और इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल इनका ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी उपकरण, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी 5th पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और 6th पॉइंट में भी ये देखिए कि इनमें कोशिका जो प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, इसमें विभाजन जो है विखंडन यानी फिजन
और मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा होती है, ठीक। और इन कोशिकाओं में विभाजन समसूत्री माइटोसिस और अर्धसूत्री, समसूत्री को जो है माइटोसिस कहते हैं, अर्धसूत्री को मियोसिस। दो प्रकार के विभाजन से नई कोशिका जन्म लेती है, ठीक। और उसके बाद ये दोनों जो विभाजन है मैं आपको आगे बताऊंगी, डायग्राम से पूरा अच्छे से समझाऊंगी कि किस प्रकार से विभाजित होता है एक कोशिका, ओके। और उसके बाद वैसे भी आप लोग यहाँ पे जो 11 में जब जाएंगे तो ये इसका एक चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे इसको। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद हमने यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा गया था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी अंतर हम लोग बताए थे कि देखिए ये प्रायः जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा पहला। और जंतु कोशिका में ये प्रायः छोटे आकार की होती है, आकार के हिसाब से पहले हम लोग डिवाइड किए थे। और देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि दूसरे मतलब जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, यहाँ पे कोशिका झिल्ली होती है केवल। और उसके बाद यहाँ थर्ड पॉइंट, इसमें लवक होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है, ठीक। और चौथे में देखिए ये जो है पादप कोशिका प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिड बोले तो हरित लवक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता है। और पांचवा पॉइंट है कि इसमें सेंट्रोसोम तथा तारककाय अनुपस्थित होते हैं, ठीक। और इसमें पांचवा पॉइंट जंतु कोशिका में ये है कि सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं पादप कोशिका में, और यहाँ पे होते हैं, ठीक, जंतु कोशिका में। और यहाँ पे छठा पॉइंट हमने क्या बताया था कि इसमें केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होती है, ठीक है। जैसे ये कोशिका भित्ति है तो यहीं पे केंद्रक होगा, ठीक है, इसके पास, लेकिन जबकि यहाँ पे एकदम सेंटर में होता है, ठीक। अब डिफरेंस समझ में आया। और हमने आप लोगों से बताया था कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन, जो भी मतलब टॉपिक न समझ में आया तो उसको दोबारा पूछिएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए इसमें रसधानियाँ यानी रिक्तिका, वैक्यूल्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो बहुत बड़ी होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे होते हैं, ठीक, जंतु कोशिका में। और आठवां पॉइंट पादप कोशिका में ये है कि गाल्जी उपकरण अलग अलग इकाइयों में होते हैं, जिसे पादप में गाल्जी इकाई को डिक्टियोसोम कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है कि पादप में गाल्जी इकाई को क्या कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब जंतु कोशिका में एक ही गोल्जी इकाई उपकरण होता है, ठीक। इसमें केवल एक गोल्जी इकाई पाया जाएगा जो आसानी से दिखाई देता है तथा इसकी संरचना जटिल एवं विकसित होती है, ठीक। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था कि ये पहला जो स्ट्रक्चर है ये जो है एनिमल सेल का है, ठीक। ये देखिए ये जो पूरी है ना, ये आपका मेम्ब्रेन है, मतलब कोशिका झिल्ली है, यहाँ कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक। और जबकि देखिए प्लांट सेल में ये कोशिका भित्ति है ये पूरी, और ये जो येलो कलर की दिख रही है ये आपका मतलब कोशिका झिल्ली है, ठीक। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, यहाँ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यहाँ भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन ये कोशिका भित्ति जो है केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। और फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, देखिए प्लांट्स में भी है, जंतु कोशिका में भी है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये संरचना जो ये रेड रेड यहाँ पे दिख रही है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम की संरचना है, ठीक, ये भी बताया जाएगा। और ये देखिए ये गाल्जी कॉय है जो अभी अभी मैंने बात किया है, यहाँ पे इसको डिक्टियोसोम कहा जाएगा पौधे में, और जबकि जंतु में केवल गाल्जी कॉम्प्लेक्स ही कहा जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखो ये साइटोप्लाज्म है, जो ये तरल पदार्थ इसके अंदर कोशिका में है, केंद्रक के बाहर हो तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके। फिर यहाँ बैक्टीरिया सेल के बारे में हम लोग बात किए थे
बैक्टीरिया सेल में जो है यहाँ पे देखिए, ये आपका जो ये लंबी सी पूंछ जैसी संरचना दिख रही है, इसे हम लोग फ्लैजिला कहते हैं, जो लोकोमोशन यानी गति में सहायक होता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये मीजोसोम, जैसे ये इसकी झिल्ली जो है जाके मुड़ जाती है, इस तरह कुछ संरचना बनाती है, तो इसको हम लोग मीजोसोम कहते हैं। ये भी आपको आगे अच्छे से बताया जाएगा। और देखिए ये संरचना इसकी क्रोमोसोम है। और यहाँ पे अगर जो क्रोमोसोम वगैरह देखेंगे तो ये देखिए, ये प्लांट सेल में यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे ये लाइन देखिए, यहाँ पे ये जो नीला नीला कलर दिख रहा है वो क्रोमोसोम है। और यहाँ पे भी देखिए जंतु कोशिका में ये जो नीला नीला संरचना दिख रहा है वही है क्रोमोसोम यहाँ पे। ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बैक्टीरिया सेल मतलब ये सेल वॉल है। ठीक। और उसके अंदर ये येलो कलर का जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो बाहरी आवरण है ये काफ़ी हार्ड होता है, ये कैप्सूल है। ठीक। और उसके बाद हमने ये दूसरा डायग्राम दिखाया था कि आप लोग को समझ में ना आया हो तो यहाँ पे देख के आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ हम केवल प्लांट और एनिमल सेल की ही बात की है। देखिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो है आपका न्यूक्लियोलस है, और ये जो है केंद्रक है। ठीक। और उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे हमने एक क्रियाकलाप के बारे में बात किया था, जो एक्सपेरिमेंट है 5.1 एनसीईआरटी में आपके दिया है, तो उसके बारे में हमने बात किया था। देखिए यहाँ प्याज के छोटे टुकड़े को सबसे पहले हम लोगों ने लिया था, फिर उसको चिमटी की सहायता से अलग किया था, फिर उसके बाद उसे कांच के ग्लास में डाला था, फिर उसके बाद उसको हम लोगों ने कांच के स्लाइड पे रखा था। उसके बाद उस पर जो है हम लोगों ने एक बूंद क्या डाला था, सेफ्रामाइन, जो ये गुलाबी रंग का होता है। ठीक। और उसके बाद उसे हम लोग कवर स्लिप किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसे जो है देखा था कि वो एक अस्थाई स्लाइड पर एक अस्थाई झिल्ली बन जाती है। तो उसके बाद उसी चीज़ को जब हम लोग उठा के देखते हैं सबसे लास्ट में, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जिसमें देखिए ये जो बाउंड्री है ये एक कोशिका की बाउंड्री है। ठीक। और ये उसका केंद्रक है, ये पूरा एक कोशिका है। ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष क्या निकला था हमारा, कि इस क्रियाकलाप में सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करने पे हमें एक जैसी संरचना दिखाई देती है। ठीक। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक। ये नहीं कि प्याज की अगर जो आकार बड़ी होगी तो उसमें दूसरे प्रकार की कोशिका आ जाएंगे, नहीं, जो कोशिका छोटे प्याज के कोशिकाओं में है, ठीक है, वही जो है भले आकार में बड़े हैं, उससे कोई वो नहीं, लेकिन इसमें जो इसमें पदार्थ पाए जा रहे हैं इस कोशिका में, कोशिकांग जो पाए जा रहे हैं वही कोशिकांग इसमें पाए जा रहे हैं। और जो छोटे प्याज में कोशिका है सेम वही प्रकार की कोशिका बड़े प्याज में भी पाई जाती है, लेकिन ये है कि बस आकार में बड़ी होती है क्योंकि प्याज बड़ा होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने ये डायग्राम भी आप लोग को दिखाया था, समझाया था कि देखिए यहाँ पे एक सबसे पहले प्याज लिया गया है, और उसके बाद इस प्याज से उसकी जो मेम्ब्रेन होती है आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग जो है अलग करते हैं, और अलग करके उसे देखिए यहाँ पे चिमटी की सहायता से अलग करके उसको जो है सेफ्रामाइन डाल के फिर यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंततः देखा गया है, तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई गई है। देखिए ये जो पूरी बाउंड्री है ये आपका जो है ये सेल वॉल है। ठीक है। और उसके बाद ये चीज संरचना जो है क्या है, केंद्रक है, केंद्रक। और ये चीज क्या है, कोशिका है, कोशिका। और उसके बाद देखिए मैंने ये बताया था कि यह सूक्ष्मदर्शी की संरचना हम लोग देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की संरचना के बारे में भी बताया था, शायद आपको आ भी सकता है डायग्राम वगैरह बनाने के लिए बाय चांस। और यहाँ पे देखिए ये हम लोग स्लाइड को यहीं पे रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग अच्छे से देखते हैं। और उसके बाद ये देखिए अलग अलग प्रकार के ये लेंसेज हैं, जैसे उसको जो सेटअप पे देखना चाहते हैं आप करके देख सकते हैं।
ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अपना जो आज का सेशन है, हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट कर लिया जो अगली क्लास में पढ़े थे। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के आएँ, एनसीईआरटी की बुक लेके आएँ, कापी पेन लेके आएँ और इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ें। आपका शुरुआती स्टेज है, मतलब 9 से ही अच्छे से मतलब देखा जाए तो स्टडी स्टार्ट होती है, और ये जो चीज़ है ये आपके 9th से लेके 12th तक ये सारी चीज़ें रिलेट होंगी, ठीक। और उसके बाद देखिए आप लोग को जो है यहाँ पे पहला टॉपिक हम लोग बात करते हैं, तो ये टॉपिक क्या है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए अब पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक कोशिकीय जीव की डिफिनेशन देखते हैं, ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर यानी पूरी बॉडी, ठीक, केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो उसे हम लोग एक कोश का जीव कहते हैं। अगर जो वो ना समझ में आया तो यहाँ पे मैंने आसान भाषा में एक दूसरा डिफिनेशन दे रखा है, जैसे एक कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव हो सकती है, यानी मतलब केवल एक कोशिका है तो ये एक ही कोशिका से पूरी बॉडी, इसमें चलना फिरना खाना पीना सब कुछ होगा, ठीक है। ये एक कोशिका ही सारा काम करेगी, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अभी बताती हूँ मैं, बैक्टीरिया जो है यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल। तो इस प्रकार के जीव को जो एक कोशिका से बने होते हैं, जिनका बॉडी पूरा एक ही कोशिका से बना होता है और अपने कार्य के लिए सक्षम होता है, तो उस प्रकार के जीव को हम लोग सामान्यतः सरल प्रकार के जीव कह सकते हैं, ठीक। और जैसे इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। और यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब देखिए बैक्टीरिया, अब ये क्या करता है, देखिए ये इसका जो है फ्लैजिला है, ये जो है लोकोमोशन दर्शाता है, यानी चलने का काम ये इसका ये भाग, ये पूरा एक ही कोशिका है, तो चलने का भाग इसका फ्लैजिला द्वारा होता है, जिसे हिंदी में हम लोग कशाभिका कहते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका सेल वॉल है, और ये जो है पिलाई लाइक स्ट्रक्चर है, पिली जिसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिम्ब्री लाइक भी स्ट्रक्चर होती है, जो मतलब जैसे किसी सतह पे पकड़ के चिपकने का काम आती है, ताकि एक जगह ये स्थिर रह सके, ठीक। अब उसके बाद देखिए अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा का डायग्राम मैंने लाया है। तो यहाँ पे देखिए अमीबा क्या करता है, अमीबा में जैसे हम लोग पोषण की बात करते हैं, हालांकि जैसे ये जो इसके ये भाग निकलता है तो इसको हम लोग कूटपाद कहते हैं, ठीक है। कूटपाद या पदार्थ जो मतलब एक सत्य पैर ना हो, ठीक है, यानी जो इनके अंदर ये नहीं जरूरी है कि इनका ये पैर ही है, ठीक है, ये चीज़ें। अब देखिए ये क्या करते हैं कि मान लीजिए इनके पास कोई खाना है इनके आसपास, तो ये क्या करेंगे, अपने शरीर का यही भाग क्या करेंगे, उस खाने की ओर जो है बढ़ाने लगेंगे। तो देखिए यहाँ सेकेंड वाले डायग्राम में दिखाया गया कि इनका ये सेकेंड जो मतलब इधर का पार्ट है वो खाने की तरफ बढ़ता गया और उसको चारों तरफ से ये घेर रहे हैं, और उसके बाद ये भोजन जो है इनके धीरे धीरे अंदर आने लगेगा, और उसके बाद जैसे ही ये आएगा अंदर तो इसको धीरे धीरे ये बंद करने लगेंगे, और जब बंद हो जाएगा तो इनके अंदर जो भी एंजाइम वगैरह रहेगी खाना इनके पचाने के लिए, या जो भी बैक्यूल अगर जो खाना बच जाता है तो खाद्य रिक्तिका जो स्टोर करने का काम करती है वहाँ पे स्टोर करते हैं और उसे एंजाइम द्वारा पचाते हैं। इस प्रकार से जो है अमीबा ये भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, यानी एक ही कोशिका से चलना भी होगा खाना भी होगा। और यहाँ से देखिए ये क्या करते हैं, अगर जो जैसे यहाँ से खाना लिए, ठीक, सॉरी यहाँ से जैसे खाना लिए, अब उसके बाद उसको पचाएंगे, और अगर जो उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा जो नहीं पचने लायक होगा उसको ऐसे ही संरचनाओं द्वारा बाहर निकाल देंगे। ये भी हो सकता है कि यहाँ से पचाएं ऐसी करके इधर ही रास्ते निकाल दें, तो इसमें कोई ये क्लियर नहीं है कि मतलब एक तरह से खाएं दूसरी तरफ से निकालें, ऐसा नहीं है, ये जिस रास्ते भोजन लेते उसी रास्ते निकाल भी सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए कि सारी क्रियाएं जो है मतलब एक ही कोशिका में हो रही है, ठीक। और उसके बाद देखिए फिर हमने पैरामीशियम की बात की है,
तो यहाँ पे देखिए पैरामीशियम भी क्या करता है, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर जो है, ये बाहरी चीज ये सीलिया है, ठीक है। अब ये इस सीलिया से क्या करता है, लोकोमोशन दर्शाता है, यानी गति दर्शाता है, ठीक है, गति करता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका ये पार्ट जो होता है, देखिए यहाँ पर भी ये सीलिया लगे हुए हैं और ये माउथ है। मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई खाना है तो ये सीलिया क्या करेंगी, खाना को मतलब खाना भी ये करती हैं, गत के साथ साथ भोजन पकड़ने में भी कार्य करती हैं। सीलिया का यहाँ दो काम है, तो ये क्या करेंगे, भोजन को धीरे धीरे यहाँ से यहाँ सीलिया की मदद से ही ये ढकेलेंगी माउथ की तरफ। तो यहाँ पे जब ये खाना यहाँ पे आ जाएगा तो इसको अपने अंदर ले लेंगी, ठीक। और उसके बाद फिर जो है ये क्या होगा यहाँ पे, हाँ पैरामीशियम के बारे में हम लोग बात किए। यहाँ पे देखिए फूड वैक्यूल, यानी जो यहाँ पे खाद्य रिक्तिका को हम लोग इंग्लिश में फूड वैक्यूल कहते हैं। जो बचा हुआ खाना रहता है वो यहाँ पे स्टोर होता है और धीरे धीरे पचता रहता है। और देखिए पैरामीशियम के अंदर भी ये साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य है, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने एक कोशिकीय जीव के बारे में बहुत अच्छे से जाना। और जहाँ आप लोग को न समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको दोबारा समझा दूंगी। और फिर यहाँ पे हम लोग जो है बहुकोशिकीय जीवों के बारे में बात करते हैं। अब बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं कि जैसे मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। वो कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं या एक ही प्रकार की कोशिका हो, लेकिन वो संख्या में जो है एक नहीं रहती है, वो संख्या में एक से अधिक होती है। ये भी हो सकता है कि बहुत मिलियन में भी हो सकते हैं कोशिका, जैसे हमारी मनुष्य बॉडी में ही देख लीजिए, ये तो कोई एक कोशिका की बनी हुई नहीं है। तो आइए इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, ओके। तो बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक। और ये विभिन्न कोशिकाएं अनेक प्रकार के कार्यों के लिए कार्यरत रहती हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये जो मतलब अगर जो अलग अलग कोशिकाएं पाई जा रही हैं, जैसे आप लोग हमारी बॉडी में देखिए हार्ट सेल अलग होती हैं, किडनी की सेल अलग होती हैं, ब्रेन की सेल अलग होती हैं, रक्त की सेल अलग होती हैं, अस्थि की कोशिकाएं अलग होती हैं, जैसा मैंने बताया था पहले। और ये सब मिलके अलग अलग कार्यों को दर्शाती है। तो वो चीज़ यहीं पे ये परिभाषा में कहा गया है कि ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक। और ये विभिन्न कोशिकाएं अनेक प्रकार के कार्यों के लिए कार्यरत रही हैं, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है, और ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर अनेक अंगों का निर्माण करती हैं और जटिल जीव का शरीर बनाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी को मैंने जस्ट बताया है कि किडनी की सेल अलग होती हैं, हृदय की सेल अलग होती हैं, आरबीसी अलग होता है, अस्थि कोशिकाएं अलग होती हैं, और दिमाग की यानी ब्रेन की जो है कोशिकाएं अलग होती हैं, ठीक। तो वो अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण कर रही हैं वो कोशिकाएं, और वो सारे अंग मिलके अंग तंत्र जो बन रहे हैं पूरा वो बॉडी का निर्माण करते हैं, कई अंग तंत्र मिलके। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीवों के बीच में हम लोग अंतर को समझते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से संपूर्ण शरीर बनता है, सबसे पहला पॉइंट एक कोशिकीय जीवों में। और बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के कोशिका से जटिल प्रकार का शरीर बनता है, ठीक। और उसके बाद देखिए एक कोशिका की क्षति से जीव की मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए अगर जो समुद्र के पानी के लहरों में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह पा रहा है, अगर जो लहर उठी तो अगर जो कहीं ये चट्टान वगैरह से टकरा के अगर जो ये कोशिका फट जाती है, मान लीजिए इस तरह हो जाती है, ये फट गई, तो ये क्या होगा कि ये जो जीव है वो मर जाएगा,
ठीक है। लेकिन जो जटिल प्रकार के जीव होते हैं जैसे मनुष्य का, अगर जो एक सेल मर भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए आपकी अंगुलियां कहीं कट जाती हैं तो रक्त निकलने लगता है, थोड़ा सा रक्त, उसमें आखिर सेल है ना, कोशिका है ना आरबीसी की, तो वो निकल जाती हैं तो क्या हमारी मृत्यु हो जाती है? हाँ, अगर जो ज़्यादा मात्रा में निकल गई तब तो वो मृत्यु हो सकता है। लेकिन अगर जो कोशिका निकल गई तो या उनकी क्षति हो गई, मान लीजिए ये आरबीसी थोड़ी फट गई कहीं से भी, एक दो आरबीसी, तो हमारी बॉडी में ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मर जाएंगे, ठीक। और उसके बाद ये यहाँ पे यही समझाने की कोशिश किया है कि एक कोशिका का ही तो ये जीव होता है। पहली बात वो उनकी बॉडी यही खराब हो गई तो वो कैसे जीवित रहेंगे। और देखिए यहाँ पे एक कोश की मतलब जो होते हैं वो जनन में भाग लेते हैं, ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनाते हैं। कब? जब उनके अनुसार परिस्थितियां आती हैं तो वो क्या करते हैं, जो इनका एक सेल होता है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे लेकिन हमारे बहुकोश के जीवों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपका मतलब सेल डिवाइड हो गया, एक ही कोशिका से तो है नहीं। इसके लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर जो बात करें तो महिलाओं में पाए जाने वाला अंडाणु जो हमने फिगर में दिखाया है अभी अभी, और मेल में पाए जाने वाला स्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक, इस तरह संरचना होती है। ये 2 कोशिकाएं अगर हो ही ना तो जनन नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे ये नाम दिया गया है कि जनन प्रक्रम के लिए यहाँ पे विशिष्ट कोशिकाओं का योगदान होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और देखिए लास्ट पॉइंट आज का ये हम लोग डिस्कस करते हैं एक कोशिका में कि जीव की निरंतरता द्रव्य विभाजन से बनी रहती है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर जो देखिए अगर जो कहीं कोशिका की क्षति नहीं होती है, क्षति मतलब कहीं टूटता फूटता नहीं है, तो अगर जो उसकी अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो वो क्या करता है, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक। ये मरता नहीं है, ये केवल डिवाइड हुआ है। मरता तो अगर जो मरता तो ये 2 सेल में डिवाइड नहीं हो पाता, पूरा खत्म हो जाता। फिर अगर जो ये जब बड़े होते हैं तो इनके अनुसार जो है जब परिस्थितियां होती हैं तो ये 2 प्रकार से फिर डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कोशिका से मतलब कई सारे तो बनते हैं कोशिका, ठीक है, अलग अलग, लेकिन जो है ये मरता नहीं है, ये विभाजित होते चला जाता है। और विभिन्न प्रकार के बहुकोश की जो है जीवों में यहाँ पे जीवन काल अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसके तो बड़ा होगा ही, क्यों? क्योंकि देखिए हमारी जो मनुष्य की लाइफ है वो 70-80 साल तक की है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनको जला दिया जाता है, उनकी बॉडी पूरी समाप्त हो जाती है, ठीक। और यहाँ पे जो है मतलब ये इसलिए अमर नहीं होते। अगर जो ऐसा होता कि एक इंसान अमर रहता तो वो एक इंसान से बैक्टीरिया की तरह जो है दूसरा बना लेता है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, और जहाँ न समझ में आया होगा मैं फिर एक बार बताना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो कल आइएगा आप लोग तो रिवाइज करके आइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आशा है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।